हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं जितेंद्र आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिपब्लिकन जीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मुगल वंश के दूसरे शासक हुमायूं के विषय में चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों हमने बाबर के विषय में जाना था और बाबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। इस वीडियो में हम हुमायूं पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं मुगल वंश के दूसरे शासक हुमायूं के विषय में। दोस्तों, हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुआ था। इसका वास्तविक नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। इसके पिताजी का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और माता का नाम माहम बेगम था। दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और हुमायूं का नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। जिस समय 12 वर्ष की आयु का था उस समय इसे बदख्शां का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। बदख्शां का सूबेदार रहते हुए अपने पिता बाबर द्वारा भारत पर किए गए अभियानों में हुमायूं भाग लेता है और अपने पिता के साथ भारत पर आक्रमण करता है। दोस्तों, बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं बाबर के 4 पुत्र होते हैं। सबसे बड़ा बेटा जो होता है वो हुमायूं होता है, दूसरा कामरान, अस्करी और हिंदाल, और एक बेटी गुलबदन बेगम होती है। दोस्तों, गुलबदन बेगम ने ही आगे चलकर हुमायूं नामा यानी हुमायूं की जीवनी को लिखा था, इसीलिए इन्हें जाना जाता है। 1530 ईस्वी में मुगल वंश के संस्थापक बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं भारत का शासक बनता है। तो दोस्तों, हुमायूं का राज्याभिषेक कब होगा? बाबर की मृत्यु के पश्चात 1530 ईस्वी में आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक किया जाता है। दोस्तों, हुमायूं अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया था। अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार का हिस्सा दिया था और अस्करी को संभल का क्षेत्र और हिंदाल को मेवाड़ और अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शां, जहां पर वह पहले सूबेदार था, वह क्षेत्र दिया था। दोस्तों, यहाँ पर एक फैक्ट याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कौन सा मुगल शासक है जिसने अपने साम्राज्य का बंटवारा किया था। तो दोस्तों, हुमायूं एक ऐसा शासक है, मुगल शासक, पहला मुगल शासक है जिसने अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में किया था। दोस्तों, जिस समय मुगल साम्राज्य की गद्दी पर हुमायूं बैठा, उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों की बात करें तो उस समय कई सारी समस्याएं थीं। इन समस्याओं की बात करें तो दोस्तों अस्थिर और असंगठित साम्राज्य था, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों बाबर 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो साम्राज्य को स्थिर नहीं बना पाता है। दूसरी समस्या थी दोस्तों प्रशासनिक क्षमता का कमज़ोर होना। दोस्तों, हम जानते हैं जब सारा समय बाबर का युद्ध में ही बीत गया तो वह प्रशासनिक क्षमता को मजबूत किस प्रकार से कर पाता, क्योंकि दोस्तों राजकोष भी लगातार युद्ध लड़ने की वजह से खाली था। तीसरी समस्या जो सबसे बड़ी समस्या थी दोस्तों वो थी अफ़गान समस्या, क्योंकि दोस्तों महमूद लोदी अपने आप को दिल्ली का वास्तविक शासक मानता था। और दोस्तों चौथी समस्या थी कि गुजरात में बहादुर शाह की समस्या। और एक और समस्या थी दोस्तों जो कि तैमूरी परंपरा थी। तैमूरी परंपरा में दोस्तों ये होता था कि अपने भाइयों में अपने साम्राज्य का बंटवारा किया जाता था और इसी वजह से बाबर के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में किया था। कामरान को काबुल और कंधार का हिस्सा दिया था और अस्करी को संभल, हिंदाल को मेवाड़, सुलेमान मिर्जा जो कि चचेरा भाई था उसे बदख्शां का क्षेत्र दिया था। अब दोस्तों बात करते हैं हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों की। दोस्तों, सबसे पहला आक्रमण हुमायूं द्वारा कलिंजर के किले पर किया जाता है जो कि 1531 में किया जाता है। दूसरा चुनार के किले को घेरा जाता है 1532 में और फिर उसके बाद बहादुर शाह से संघर्ष 1534-35 में होता है। फिर एक बार पुनः चुनार का घेरा 1537 ईस्वी में होता है और फिर उसके बाद सबसे बड़ी समस्या शेरशाह सूरी से संघर्ष होता है। और दोस्तों शेरशाह सूरी से 2 युद्ध लड़े जाते हैं। पहला चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में और 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध, या जिसे बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। आइए दोस्तों इन युद्धों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें।
दोस्तों सबसे पहला आक्रमण हुमायूं ने कलिंजर के किले पर किया 1531 ईस्वी में। दोस्तों हुमायूं द्वारा किया गया यह पहला सैन्य अभियान था। इस समय कलिंजर का शासक प्रताप रुद्रदेव था और इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि यह अभियान सफल नहीं हो सका और 1 महीने के घेरे के बाद हुमायूं ने संधि कर ली। और दोस्तों यह संधि हुमायूं ने इसलिए की थी क्योंकि इस सैन्य अभियान के समय हुमायूं को खबर मिली कि अफगान शासक महमूद लोदी बिहार से जौनपुर की तरफ बढ़ रहा है, अर्थात आगरा की तरफ बढ़ रहा है। अतः कलिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव से संधि करके कुछ धन लेकर वापस जौनपुर जाने का फैसला हुमायूं ने लिया था। उसके बाद दोस्तों दोहरिया या देवरा नामक स्थान पर हुमायूं की सेना में और अफगान की सेना जिसका नेतृत्व महमूद लोदी कर रहा था, उसके बीच एक युद्ध होता है जिसे दोहरिया का युद्ध या देवरा का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में अफगानों की पराजय होती है और हुमायूं की विजय होती है। इसके बाद दोस्तों 1532 ईस्वी में हुमायूं चुनार का घेरा डालता है, चुनार के किले को घेरता है और इस समय चुनार पर अफगान शासक शेर खां, जिसे हम शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं, उसका राज था। 4 महीने लगातार किले को घेरे रहने के बाद शेर खां एवं हुमायूं के बीच एक समझौता होता है। इस समझौते के अंतर्गत शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार करते हुए अपने पुत्र कुतुब खां को एक अफगान सैनिक टुकड़ी के साथ हुमायूं की सेना में भेजना स्वीकार कर लेता है और बदले में हुमायूं चुनार का किला शेर खां के अधिकार में छोड़ देता है। दोस्तों पहले क्या होता था, अगर कोई राजा या कोई शासक किसी किले को फतेह नहीं कर पाता था तो उसके चारों ओर घेरा डाल देता था, उसकी सारी रसद आपूर्ति को बाधित कर देता था, बंद कर देता था। दोस्तों जब बाहर से सप्लाई, खाने पीने की वस्तुओं की सप्लाई बंद हो जाती थी तो किले का शासक घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता था। ऐसी कुछ स्थिति शेर खां के सामने आई और 4 महीने के बाद वह हुमायूं से समझौता कर लेता है और हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर लेता है। और दोस्तों आपको बता दें कि हुमायूं का शेर खां को बिना पराजित किए छोड़ देना उसकी एक बहुत बड़ी भूल साबित होती है। इस सुनहरे मौके का फायदा उठाकर शेर खां अपनी शक्ति एवं संसाधन में वृद्धि करता है और अपने आप को मजबूत करता है। वहीं इसी समय अगर हुमायूं की बात करें तो हुमायूं अपने धन का अपव्यय करता है और 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नाम का एक विशाल दुर्ग किला का निर्माण करवाता है, जिसका उद्देश्य मित्र और शत्रु को सिर्फ प्रभावित करना था। और इसी समय दोस्तों 1534 ईस्वी में बिहार में मोहम्मद जमान मिर्जा और मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के विद्रोह को हुमायूं सफलतापूर्वक दबाता है। और इसी समय दोस्तों 1532 से 1536 ईस्वी के मध्य बहादुर शाह, एक महत्वाकांक्षी शासक जो था, वह अपनी शक्ति को मजबूत करता है। यह भी हुमायूं के सामने एक बड़ा चैलेंज बनता है। दोस्तों बहादुर शाह की बात करें तो बहादुर शाह गुजरात का शासक होता है और बहादुर शाह 1531 ईस्वी में मालवा तथा 1532 ईस्वी में रायसीन के किले पर अधिकार कर लेता है और 1534 ईस्वी में इसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है और चित्तौड़ को संधि के लिए बाध्य कर देता है। दोस्तों यहीं पर एक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि इसी समय चित्तौड़ के शासक कर्णदेव की माता हुमायूं के पास एक राखी भेजती हैं और मदद मांगती हैं, परंतु उस समय दोस्तों हुमायूं मदद नहीं करता है। लेकिन 1 साल बाद 1535 ईस्वी में बहादुर शाह पर आक्रमण कर देता है और बहादुर शाह हुमायूं की आती हुई सेना को देखकर डर जाता है और अपनी पराजय स्वीकार कर लेता है। और इस तरह से हुमायूं द्वारा मांडू और चंपानेर पर विजय के बाद मालवा एवं गुजरात पर उसका अधिकार हो जाता है। दोस्तों हुमायूं और बहादुर शाह के मध्य सारंगपुर में संघर्ष होता है। इसके बाद दोस्तों चौसा का युद्ध होता है। दोस्तों चौसा का युद्ध कैसे हुआ, इसकी थोड़ी सी पहले की एक कहानी जान लेते हैं। दोस्तों बंगाल में एक विद्रोह हुआ था जिसे दबाने के लिए हुमायूं अपनी सेना के साथ बंगाल जा रहा था और रास्ते में शेर शाह सूरी, जिसे हम शेर खां के नाम से भी जानते हैं, उसका साम्राज्य पड़ता है। तो हम जानते हैं दोस्तों 1532 ईस्वी में शेर खां हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर चुका था, तो इस समय भी वह उसकी अधीनता स्वीकार करता है और उसे जाने देता है और जी हुजूरी करता है। लेकिन दोस्तों वह एक मौके की तलाश में था जब हुमायूं को हराया जा सके और यह मौका जल्द ही आने वाला था। जब हुमायूं बंगाल जा रहा होता है तो उसे जाने देता है, लेकिन उसके वापस लौटने के सारे मार्ग शेर शाह बंद करता चला जाता है और हुमायूं बंगाल में जाकर उस विद्रोह को कुचल देता है और कुचलने के बाद कुछ समय तक वहां पर आराम करता है और इधर शेर शाह हुमायूं से लड़ने की पूरी तैयारी कर रहा होता है। और बंगाल से जब वह उस विद्रोह को कुचल कर वापस आ रहा होता है तो उसे वापस लौटने के सभी मार्ग बंद मिलते हैं
और वापस लौटते हुए अपने समस्त मार्गों को बंद पाकर हुमायूं चौसा नामक स्थान पर, जो कि गंगा नदी और कर्मनासा नदी के मध्य में पड़ता है, वहां पर डेरा डालता है और उसकी समस्त सेना आराम करने लगती है और सुबह का इंतजार करते हैं कि सुबह आक्रमण किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इधर मौके की तलाश में पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ शेरशाह सूरी रात में ही हुमायूं पर आक्रमण कर देता है। और इस समय दोस्तों गंगा नदी और कर्मनासा नदी दोनों नदियों में बाढ़ आई हुई थी और शेरशाह के आक्रमण करते ही हुमायूं की सेना में भगदड़ मच गई, क्योंकि इसकी सेना तैयार नहीं थी। और वहीं बात करें शेरशाह सूरी की, तो उसकी सेना सुसज्जित और पूरे प्लानिंग के साथ आई थी। और इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे सैनिक गंगा नदी में डूबकर मर गए और स्वयं हुमायूं भी अपनी जान बचाने के लिए घोड़े समेत गंगा नदी में कूद गया। इस समय इसकी जान निजाम नाम के एक भिश्ती ने बचाई थी और कहते हैं आगे चलकर इसी एहसान का बदला उतारने के लिए हुमायूं ने इस भिश्ती निजाम नाम के भिश्ती को एक दिन के लिए मुगल बादशाह बनाया था और इसकी याद में चमड़े के सिक्के चलवाए थे। इस युद्ध में दोस्तों हुमायूं पराजित हुआ था और शेर खां विजयी हुआ था और इस युद्ध में विजय के पश्चात शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। इस युद्ध में हार के बाद किसी तरह से अपनी जान बचाकर हुमायूं आगरा पहुंचा और वहां अपने भाइयों से सहायता मांगी, पर उसके भाइयों ने उसका साथ नहीं दिया। इसके बाद दोस्तों दोबारा से हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य बिलग्राम का युद्ध होता है और यह युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को होता है। यह युद्ध शेरशाह एवं हुमायूं के बीच लड़ा जाता है। इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह से पराजित हो जाता है। इस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर सिंध भागना पड़ता है और इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली एवं आगरा पर अपना अधिकार कर लिया और सूरवंश की स्थापना की। और बिलग्राम के युद्ध में पराजित होने के बाद प्रारंभ में हुमायूं ने अमरकोट के राणा वीर साल के यहाँ शरण प्राप्त की। हुमायूं ने 1541 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम से निकाह किया और अमरकोट में ही हमीदा बानो ने अकबर को जन्म दिया। और फिर उसके बाद दोस्तों अमरकोट में ही अपने परिवार को छोड़कर 1541 ईस्वी में ही ईरान चला गया और ईरान जाकर अपने धर्म विरोधी शाह तहमास्प के यहाँ नौकरी की। और शाह तहमास्प ने उसे आश्वासन दिया कि वक्त आने पर उसे काबुल, कंधार और भारत जीतने में मदद करेंगे। और यहीं पर उसकी मुलाकात बैरम खां जैसे योग्य सेनापति से होती है। फिर उसके बाद दोस्तों इसी नौकरी में रहते हुए 1543 ईस्वी में कंधार पर विजय प्राप्त करता है और 1553 ईस्वी में काबुल पर विजय प्राप्त करता है। इस समय काबुल पर कामरान जो कि इसका भाई था उसका शासन होता है। और दोस्तों कहते हैं कि इसी युद्ध में कामरान ने अमरकोट से अकबर को उठा लाया था और इसी युद्ध के दौरान जिस समय दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही थी, अकबर को एक दीवार पर बांध दिया था ताकि हुमायूं अपनी हार स्वीकार कर ले। लेकिन दोस्तों इसी समय अकबर की जान महामंगा ने बचाई थी। इसी वजह से आगे चलकर अकबर अपनी माता से ज़्यादा महामंगा को मानता है। फिर उसके बाद दोस्तों 1554 ईस्वी में पेशावर को जीतता है और 1555 में लाहौर। 1555 में दोस्तों दो महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं, एक मच्छीवाड़ा का युद्ध और एक सरहिंद का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 ईस्वी को होता है। यह सतलज नदी के किनारे हुमायूं एवं अफगान सरदार नसीब खां एवं तातार खां के बीच होता है। इसमें हुमायूं की जीत होती है और मुगलों का अधिकार फिर से पंजाब पर हो जाता है। इस युद्ध के पश्चात सरहिंद का युद्ध होता है और सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 ईस्वी को होता है। यह युद्ध अफगानों का नेतृत्व कर रहे सिकंदर सूर एवं मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे बैरम खां के मध्य होता है। अफगान सेना की इस युद्ध में हार होती है और सरहिंद के इस युद्ध में विजय के बाद भारत के सिंहासन पर एक बार पुनः मुगलों का शासन स्थापित हो जाता है और 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं पुनः दिल्ली के तख्त पर बैठता है। और दोस्तों फिर उसके बाद 27 जनवरी 1556 ईस्वी को दिल्ली के किले दीन पनाह के शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं को दिल्ली में ही दफनाया जाता है। और इसी की मृत्यु के संबंध में ब्रिटिश लेखक स्टैनले लेन पुल ने कहा था कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और अंत में ठोकर खाकर ही मर गया। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने हुमायूं के बारे में जाना और हुमायूं से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों हुमायूं से बनने वाले जो MCQs हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम लेकर आएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको उन क्वेश्चंस को डिफाइन करेंगे और फ्यूचर में जो एग्ज़ाम में बनने वाले क्वेश्चन हैं उनको भी हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे।
तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।